नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख गवर्नर जनरलों के बारे में। कुछ वीडियो इस पर पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे लगे होंगे और इससे निस्संदेह जितने भी प्रश्न आपके यहाँ बनेंगे, चाहे वो IAS के प्रश्न हों, PCS के हों, लोअर समीक्षा अधिकारी व किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के प्रश्न हों, ये लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाएंगे। इन गवर्नर जनरलों की श्रृंखला में पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1910 से 1916 के बीच में है। इन पर हम चर्चा करें पहले। उसके पहले एक आपसे विशेष निवेदन करना है कि जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, ताकि कोई भी पठ पाठन संबंधी सामग्री जब हम प्रेषित करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सहज रूप से पहुँचे। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलेंगे। एक निवेदन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे विशेष करके है, प्लीज़ इस कारवां को आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध और आग्रह है। कम से कम एक सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाएं, क्योंकि हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान दें कि आइए देखते हैं आज का जो पहला पॉइंट है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ से निश्चित ही किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसका मतलब 2 दिल्ली दरबार का पहले और आयोजन हो चुका है। हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, एक बार शॉर्ट में फोकस उस पर डालें। 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, जब रानी विक्टोरिया का भारत आगमन हुआ था और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। उसी समय भारत में अकाल भी पड़े हुए थे। 76 से लेकर 78 तक विशाल अकाल का वो साम्राज्य चल रहा था, जिसे अकालों का समुंदर भी कहा गया। ऐसा उसी समय में किसी हाजिर जवाब ने कहा था कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। दूसरे दिल्ली दरबार की बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जब एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई थी। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में आयोजन किया गया, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत समारोह में। इसी स्वागत समारोह में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1995 में कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उसी विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में कर दी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट घोषणा की गई 1911 में भंग की कि अब बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा। और अगले वर्ष और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह राजधानी 1912 में हस्तांतरित भी कर दी गई दिल्ली। आपसे एक विशेष प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी और दिल्ली को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? ये आपके लिए एक विशेष प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कई जगहों पे पूछा भी गया है। आइए देखते हैं। अब अगला पॉइंट है, जैसे आपने देखा 1911 में भारत की 5वीं जनगणना लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही की गई थी। 1911 5वीं। फिर इसके बाद है 1912 में, जैसे हमने अभी चर्चा किया, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। ध्यान देने की जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान 2 राज्यों में गाया जाता है। एक बंगाल में जहाँ अमार सुनार बंगला जहाँ की राष्ट्रीय गीत है, दूसरा भारत जहाँ जनगण मन अधिनायक जय हे जैसे राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, गान है। तो इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर के जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात कर ली जाती, यह लाइन महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। और गीतांजलि लिखी गई 1911 में, और चूंकि हिंदी के साहित्य को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, तो
1913 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया आनन फानन में, और इसी को साहित्य को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ दो प्रश्न बनते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कब किया गया, 1913 में। लिखा कब गया, 1911 में। जो लिखा गया जनगण मन अधिनायक जय हे गाया सबसे पहली बार कब गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत समारोह में। ये सारी बातें आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आइए अगला देखते हैं। 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब भारत में लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था या गवर्नर जनरल थे, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कई घटनाओं को प्रभावित किया था। जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे, इंडियन मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे, तो वहाँ उन सब पर विशेष फोकस हम डालेंगे। आइए देखते हैं। एक अति महत्वपूर्ण घटना है कि 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में गांधी जी स्वदेश आ गए थे। 1915 में गांधी जी स्वदेश आ गए थे दक्षिण अफ्रीका। जैसे आप जानते हैं 1893 में दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने एक जो व्यापारी थे वहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के इनके कई क्रियाकलाप हैं कि जो अति महत्वपूर्ण हैं। आपके यहाँ प्रश्न भी आते हैं, उनको जब हम गांधीयन युग पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम विशेष चर्चा करेंगे। किंतु एक पॉइंट हम यहाँ चर्चा कर लें जो आपके यहाँ प्रायः प्रश्न आता है कि गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिरोज शाह मेहता को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आप जानते भी होंगे। और एक प्रश्न और यही आपसे बनता है कि गांधी जी भारत आने पे सबसे पहली बार कब सार्वजनिक हुए थे या किसी सभा को संबोधित किए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का अवसर था, 5 फरवरी का दिन था, बसंत पंचमी का दिन था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी द्वारा गठित किया गया, स्थापित किया गया। उसी में गांधी जी ने सबसे पहली बार पब्लिकली या पब्लिक के सामने आए थे। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। आप कंफ्यूज भी होते हैं, कभी लखनऊ चले जाते हैं, कभी चंपारण चले जाते हैं। किंतु सच क्या है, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी ने सबसे पहली बार आम जनता को या पब्लिक रूप में संबोधित किए हुए थे, सबको संबोधित किए हुए थे, और भद्र समाज को आड़े हाथों भी लिए थे यहाँ की दयनीय स्थिति या निम्न तबके के स्थिति को देखकर। आइए आगे देखते हैं। 1916 में मालवीय जी ने, जैसे भी ने पीछे चर्चा किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई, मालवीय जी ने की, जिसे प्रयाग हिंदू महासभा के नाम से जाना जाता था। उस समय इसके अध्यक्ष बीडी सावरकर जी थे। अब इसके बाद अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1916 से 1921 है। अब इनसे भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब 1908 में, ध्यान रखेंगे, 1908 में राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लोकमान्य तिलक को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था, जहां उन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। हमने आपसे पीछे चर्चा किया है, गीता रहस्य की रचना की थी। और जब 6 वर्ष ही अपने जेल का कार्यकाल या सजा काटने के बाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जेल से छूटे, तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, तो 1916 में की गई, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद इसी में है 1916 में हार्डिंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसे लखनऊ कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। लखनऊ कांग्रेस, या ऐसे आप कहें कि लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वहाँ अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ कई घटनाएं घटी थी। जैसे आप जानते हैं 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो एनी बेसेंट के अथक प्रयास से, इनके सहयोग से 1916 में कांग्रेस एक मंच पर आया और मुस्लिम लीग भी एक मंच पर आया। ठीक है, मुस्लिम लीग भी एक मंच पर आया। और इसी समय जब लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो गांधी जी भी उस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए हुए थे। जैसे आप जानते हैं उस समय चंपारण में एक
नील की खेती होती थी, वहाँ बड़ी अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि जब लखनऊ में गांधी जी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे तो उन्हें बिहार से बुलाने कौन आया था? राजकुमार शुक्ल जी थे जो वहाँ से उनको बुलाए थे। जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, चंपारण आंदोलन की बात करेंगे या नील विद्रोह की बात करेंगे तो इस पर हम विशेष चर्चा वहाँ करेंगे। फिलहाल इतना भी आपको जानना होगा, 1916 में लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। और 1916 में पूना में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1916 में पूना में डी.के. कार्बे, जिसे धोधो केशव कर्वे के नाम से जाना जाता है, इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अर्थात आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर आपका होगा 1916 में धोधो केशव कर्वे ने किया था। स्थान पूना है। आइए अगला देखते हैं। 1917 में कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा पर गठित एक आयोग था। इस आयोग के बारे में जब हम शिक्षा जगत में या ब्रिटिश भारत के अधीन शिक्षा की व्यवस्था चर्चा करेंगे तो हाँ, इन पर हम विशेष फोकस डालेंगे, क्योंकि शिक्षा से आपके यहाँ विशेष प्रश्न बनते हैं। और 1916 में एक महत्वपूर्ण और घटना घटित हुई थी। गांधी जी जब भारत आए थे तो साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने एक आश्रम का निर्माण किया था, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और 1917 में हमने चंपारण सत्याग्रह की बात कर दी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, और 18 में अहमदाबाद और 1918 में खेड़ा में आंदोलन हुआ। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं? या तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा के अंदर की बातें पूछ लेते हैं। अंदर की बातें हम अंदर करेंगे जब अंदर पढ़ेंगे। यहाँ और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा का क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहला और सबसे अंतिम, या इनका क्रम विन्यास मिलाएं। तो ऐसी स्थिति में पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, तीनों का क्रम है। आप इनको केक कह सकते हैं, केक, CHA, ऐसे आप कहेंगे, तीनों का क्रम बन जाएगा। फिर इन्हीं के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो क्रांतिकारी गतिविधियों को निरुद्ध करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में लाया गया था, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर। इसके अंतर्गत ना तो अपील की जा सकती थी, ना वकील, ना दलील। इसीलिए इसमें कहा गया नो अपील, नो वकील, नो दलील। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। तो यह बड़ा निंदनीय एक्ट था। इसके बारे में एनी बेसेंट ने कहा है, हमने घुटनों पर बैठ के रोटी मांगी, बदले में मुझे कंकड़ मिला। इस रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप 1913 में, ध्यान रखेंगे, 1919 में 13/4/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपसे के लिए विशेष प्रश्न पूछा जाता है। विशेष से पूछा जाता है जलियांवाला बाग का कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। वहाँ गवर्नर कौन था? ओडायर था। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न वहाँ बनते हैं। ठीक है, उस पर जब हम जलियांवाला बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल की घटना थी, तो इसका रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, सर सिडनी रॉलेट एक्ट। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो ये कहाँ गए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि भी त्यागी थी। ठीक है, ऐसा। और इस पर बहुत सारे उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा है, अब समय आ गया मुझे अपने लोगों के साथ खड़े होने की, अब समय आ गया है मुझे अपने लोगों के साथ उनके लाइन में खड़े होने की। अर्थात जो यहाँ गुणगान उन्होंने किया था, जिसके बदले उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड की उपाधि दी थी, और इस त्रासदी को देखकर इन्होंने उस पर रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, वो वापस कर दिए थे, क्या कहते हैं उसको, पुरस्कार। अब इसी के अगली कड़ी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1 अगस्त 1920 को, ध्यान रखने की जरूरत है, 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई थी। जिस दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई थी, उसी दिन असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
चेम्सफोर्ड के समय में ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए गए। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। गांधी जी कहे थे, यदि समय ने साथ दिया तो 1 साल के अंदर हम आज़ादी लेके रहेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरू हुआ, 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड जब 5 फरवरी 2022 को हुआ तो 12 फरवरी 2022 को इसको स्थगित और रद्द कर दिया गया। इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपने देखा 1 अगस्त 1920 को। फिर यही प्रश्न बनता है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर आज़ादी मिल जाएगी? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है आपसे प्रश्न। अब अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड रीडिंग, जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1921 से 1926 के बीच में। इनके समय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि केरल में मोपला विद्रोह दोबारा प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न उठता है कि मोपला विद्रोह है क्या? देख रहे हैं कि जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा है उसी समय मोपला विद्रोह भी दक्षिण में हुआ है। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों एक हुए हैं। वहीं जो है दक्षिण के केरल में मोपला विद्रोह, मोपला वहाँ का एक स्थानीय मुसलमान है, अरब के वंशज कहे गए हैं। जैसे आप जानते हैं प्राचीन काल से ही अरब जगत से भारत के व्यापारिक संबंध रहे, पीछे हमने चर्चा आपसे किया हुआ है। जो केरल के तट पर जो व्यापारी हुआ करते थे, जो बाहर आए थे, वो अरबी थे। अरब के मोपला जो है अरबी मुसलमान थे और यहाँ के स्थानीय जमींदार हिंदू थे। इन दोनों में सांप्रदायिकता को लेके विद्रोह हुआ था। तो यहाँ ये घटना है। उसके बाद नवंबर 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का विरोध भी हुआ है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। जो यात्रा का विरोध हुआ है वो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा होगा। जब हम असहयोग आंदोलन को पढ़ाएंगे तो इन सब पर हम विशेष फोकस आपके साथ करेंगे। आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद में। किसने किया? एम.एन. राय ने। कब? 1920 में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले वर्ष 1922 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1922 में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग के समय में घटना, पीछे भी हमने इस पर प्रकाश डाला हुआ है सूक्ष्म। 1923 में लंदन और भारत में दोनों जगहों पर एक साथ सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित की जाने लगी। पहले क्या होता था? 1923 के पहले ये सिविल सर्विस की परीक्षा केवल लंदन में होती थी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से विद्यार्थी, आप लिटन साहब को देखें कि जब उन्होंने उम्र घटाकर 23 साल से 19 साल कर दी थी, तो ऐसी स्थिति में अब 19 साल का विद्यार्थी कैसे लंदन जा सकता था? इसी विभ्रांतियों को दूर करने के लिए 1923 में लंदन और दिल्ली दोनों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। आइए देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछें, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप बताएंगे। किस वर्ष से सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी लिखित रूप में? और कौन ऐसा भारत का व्यक्तित्व था जो असम का कलेक्टर था, उसे सस्पेंशन दे दिया गया था? और किसने घोड़े की सवारी न कर पाने की वजह से कलेक्टरी पद उन्हें छोड़नी पड़ी थी या ICS की परीक्षा में असफल हो गए थे? ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं। फिर 9 अगस्त 1925 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 9 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में लूट लिया गया था। यहाँ काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। जब हम मूवमेंट पढ़ाएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन आपको पढ़ाएंगे, काकोरी कांड पर विशेष हम चर्चा करेंगे। चूंकि अभी हम केवल गवर्नर जनरलों को फोकस करना चाह रहे हैं, उनके कालखंड की घटनाओं के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जब हम इनके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं तो किसी एक बिंदु को लेकर आगे बढ़ना उचित कम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बारी है लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन का टाइम ड्यूरेशन 1926 से 1931 के बीच है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली घटना साइमन कमीशन का गठन था।
नवंबर 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और फरवरी 1928 में वह साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रेषित कर दी। अब प्रश्न उठता है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। जैसे आप जानते हैं कि 1919 को जो मॉन्टेस्क्यू एक्ट था, चेम्सफोर्ड एक्ट था, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि उस एक्ट की समीक्षा करने के लिए, ध्यान रखिएगा, 10 वर्षीय समीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो जब 1919 में एक्ट गठन हुआ था तो 1929 में 10 वर्षीय समीक्षा की बारी आती। तो आनन फानन में, चूंकि लंदन में वहाँ की सरकार बदलने वाली थी, जो वहाँ सिटिंग सरकार थी वो अपने नेतृत्व में यहाँ समीक्षा करवा लेनी चाहती थी, इसीलिए 2 साल पहले 1927 में ही कमीशन का गठन कर दिया गया। 28 में कमीशन बम्बई पहुँचा, वहाँ उतरा, कमीशन का विरोध किया गया और कहा गया गो बाय एक्शन कमीशन। विरोध करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, जो कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आया हुआ था, भारत के भाग्य का निर्धारण करना था। ध्यान देने की जरूरत है, भारत के भाग्य का निर्धारण करना था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करनी थी। तो ऐसी स्थिति में जब भारत के भाग्य का निर्धारण करना था तो वहाँ सारे के सारे सदस्य गोरे थे, काले सदस्य नहीं थे। जब काले सदस्य नहीं थे तो जाहिर सी बात है तो विरोध तो होना ही था। तो साइमन कमीशन की आगाज कब हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में। इसी समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घट गई, बटलर आयोग। पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ऑप्शनल में भी पूछे गए, आईएएस के जीएस में भी पूछे गए हैं। यही पूछा गया बटलर आयोग का गठन कब किया गया है और बटलर आयोग किस पर आधारित था। एक सर हरकोर्ट बटलर थे। 1927 में इन्हीं के नेतृत्व में एक बटलर आयोग या बटलर कमीशन का गठन किया गया। यह बटलर कमीशन केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्धारित करने को बनाया गया था, या राज्य और केंद्र के संबंधों को स्पष्ट करता। बटलर आयोग का आशय किसके है? राज्य एवं केंद्र के संबंधों। गठन किसके कार्ड में? लॉर्ड इरविन। टाइम ड्यूरेशन 1927। आइए देखते हैं कि 1928 में लॉर्ड इरविन के समय में ही रॉयल कृषि कमीशन का गठन किया। इनका क्रम विन्यास पूछा जा सकता है। बटलर आयोग, साइमन कमीशन, रॉयल कृषि कमीशन, ये सब पूछे गए हैं। फिर एक महत्वपूर्ण घटना 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड घटित हुआ। अब प्रश्न उठता है, असेंबली बम कांड क्या है? 2 मिनट में सूक्ष्म चर्चा हम कर लें। असेंबली बम कांड का अभिप्राय है कि जब काकोरी में 9 डाउन एक्सप्रेस लूटी गई, 9 डाउन पैसेंजर ट्रेन लूटी गई, सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन, तो जो उस पैसेंजर ट्रेन के लुटेरे थे उनको पकड़ने के लिए धरपकड़ की गई, या लुटेरे ना कहा कि हम तो क्रांतिकारी कहेंगे, लूट के नाम पर लुटेरे कहा जा सकता है। तो उनके लिए धरपकड़ करने के लिए सरकार अपना अभियान चलाना प्रारंभ कर दी। और जब वो अभियान चलाना प्रारंभ कर दी तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता को काफ़ी शोषण का सामना करना पड़ा। ध्यान देने की जरूरत है, काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी। तो जनमानस के दिमाग में एक बात आ रही है कि ये क्रांति बम और ये क्रांतिकारी बम और पिस्तौल की राजनीति करके चले जाते हैं, लोगों के मार के चले जाते हैं। जब मार के चले जाते हैं तो निरीह जनता पिसती है। इस विभ्रांति को दूर करने के लिए जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया, ठीक है। तो उसके मेंबरों ने यह चर्चा की कि अब हमें ऐसे सामने आके ये करना है कि हम केवल मारना ही नहीं जानते, बलिदान देना भी जानते हैं। तो इनके 2 सदस्य भगत सिंह और बीके दत्त असेंबली में जाके बम फेंकते हैं। वो बम इसलिए फेंके, वो हानिकारक बम नहीं था। 9 अप्रैल की डेट है, 8 अप्रैल की डेट है 1929 की। यहाँ पूछा जाता है असेंबली बम कांड में कौन कौन शामिल था? बीके दत्त और भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। तो उसमें लिखा था बहरों को जगाने की जरूरत। उस समय वहाँ 2 विधेयक पर, एक पब्लिक सेफ्टी बिल थी, ध्यान रखने की जरूरत है, पूछा जाएगा किस पर डिस्कस चल रहा था उस समय। एक पब्लिक सेफ्टी बिल थी और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन 2 बिलों पर
चर्चा चल रही थी। जब चर्चा चल रही थी तो उसी में दो नौजवान पहुंचे, वहां पर बम फेंके, और ये इन्हीं के पीरियड की घटना है, इरविन के पीरियड में। शेष बातें हम इसके संबंध में जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा कर लेंगे। और इसी लाहौर षड्यंत्र से एक जुड़े जतिन दास थे। जतिन दास जेल में बंद कर दिए गए, लाहौर जेल में। इन्हें सामान्य चोर उचक्कों की श्रेणी, कैदियों की श्रेणी में रखा गया। और इन जो लाहौर कांड के कैदी थे, लाहौर षड्यंत्र के कैदी थे, उन लोगों का कहना था कि मुझे क्रांतिकारियों के रूप में रखा जाए, मुझे चोर उचक्कों की श्रेणी में ना रखा जाए। ऐसी स्थिति में ये लोगों ने भूख हड़ताल कर दिया। उसमें एक जतिन दास थे जो 64 दिन तक बिना खाए पिए, ठीक है, 64 दिन तक बिना खाए पिए रहे, और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पूछा जाता है कि कौन थे जो 64 दिन तक भूख हड़ताल किए थे? जतिन दास थे। किस षड्यंत्र के तहत बंदी हुए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए और देखते हैं। लॉर्ड इरविन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे आप जानते हैं कि गांधी जी 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1928 उसके बाद आए, ये विश्रांत की स्थिति में चले जाते हैं। 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में बुलाया जाता है, नेहरू जी की अध्यक्षता में, रावी नदी के किनारे। और 1930 अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। और यह भी निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में पुनः एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, ठीक है, प्रारंभ किया गया नवसारी से। और इसको डांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं। 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा समाप्त होती है। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इसी गांधी इरविन समझौते के बाद गोलमेज सम्मेलन की बात कर दी जाती है। 1931 में रॉयल लेबर कमीशन का गठन लॉर्ड इरविन के समय में ही किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हार्डिंग से लेके लॉर्ड इरविन के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी कुछ श्रृंखला जारी रहेगा, आप लोग उसको देखेंगे। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है, कम से कम आप लोग एक सब्सक्राइबर हमारे लिए आगे बढ़वाएं, ताकि यह कारवां आगे चलता रहे और हम आपकी सेवा निरंतर इसी प्रकार से करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।